बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और उसके टाइप्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे अगर हम नजर डालें तो हमने पढ़ा था गमीटोजेनेसिस क्या होता है। हमने एनिमल्स पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास गैमीट्स का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें हमारे पास दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो गैमीटोजेनेसिस जो वर्ड है ये अपने मायने खुद बता रहा है। गैमीटोजेनेसिस मतलब द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स का बनना। गैमीटोजेनेसिस में हमने डिस्कस किया था कि मदर सेल्स में मियोसिस होती है और हमारे पास हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स जो हमारे पास मौजूद है, मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट एग सेल्स है। इसके अलावा जिन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पे ये गैमीट्स बनते हैं हमने उन्हें गुनेड्स का नाम दिया। मेल गुनेड्स जो हैं वो टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं और फीमेल गुनेड्स ओवरीज है जहाँ पे एग सेल्स बनते हैं। गुनेड्स से नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो था स्पर्म का बनना और एग का बनना। तो स्पर्म की प्रोडक्शन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एग सेल की प्रोडक्शन को हम कहते हैं oogenesis। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिटेल में डिस्कस किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ जो स्पर्म है वो कैसे होती है वो हमने पढ़ा था कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है जिनमें माइटोसिस होती है और वो लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होती है और हमारे पास 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस 2 होती है और हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं और हर स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास जो है वो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके अंदर फर्दर चेंजेस होती है जो इसे मोटाइल सेल्स में चेंज कर देते हैं। इनका न्यूक्लियर श्रिंक कर जाता है, इनमें कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जिनमें हमारे पास एक्रोसोम, टेल और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग शामिल है। इन सब तमाम चेंजेस के बाद हमारे जो स्पर्मेटिड्स हैं उन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का। उसके अलावा हमने oogenesis को डिस्कस किया था। oogenesis जो है कि ओवरी में हमने पढ़ा था कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं, जिनमें डिप्लॉयड ओवोगोनिया मौजूद होते हैं। ओवोगोनिया में जो है प्रोड्यूस करते हैं फर्दर प्राइमरी ओवोसाइट और प्राइमरी ओवोसाइट मियोसिस 1 कंप्लीट करके हैप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल्स आते हैं जिसमें स्मॉलर सेल को हम पोलर बॉडी कहते हैं और लार्जर वन को सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट मियोसिस 2 कंप्लीट करके हमें 2 हैप्लॉइड सेल देते हैं जिसमें से हम एक को सेकंड पोलर बॉडी का नाम देते हैं और दूसरे को एग सेल का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमीट्स बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो है फर्टिलाइजेशन का। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है? आफ्टर गैमीटोजेनेसिस fusion of male and female gamete is known as fertilization। यानी कि गैमीटोजेनेसिस के बाद, गैमीट्स बनने के बाद मेल और फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट एग, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट, मेल के स्पर्म और एग और फीमेल के एग के मिलने को, फ्यूजन को, इनके मिलाप को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फर्दर प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का और हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी आता है।
फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन की हमारे पास दो टाइप्स मौजूद है, जिसमें हमारे पास एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर हो रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल मतलब इनसाइड, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी हो रही है और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होती है। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन में हमें क्या कहते हैं कि एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, यानी कि जो एग सेल्स है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, फीमेल बॉडी के अंदर एग सेल बनते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। इसका मतलब ये कि जो मेल गैमीट्स है, यानी कि मेल जो स्पर्म है, उन्हें फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्म मोटाइल होता है। स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और वो एग सेल के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होती है, और हमारे पास ये जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। चूँकि ये सारा अमल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर बर्ड्स, रिप्टाइल्स और मैमल्स में होती है, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो हमारा जाइगोट होता है, जो डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनाता है, और उसके बाद हमारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की निस्बत इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। क्यों? क्योंकि जो बेबी है वो इनसाइड द मदर होता है, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा रिप्टाइल्स और बर्ड्स फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे देते हैं, यानी कि जो मेल स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। जब जाइगोट बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द एक छिलका बन जाता है, एक शेल बन जाता है। जब वो शेल बन जाता है उसके बाद ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स, चाहे वो बर्ड्स हो या रेप्टाइल्स, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। स्टूडेंट्स, जब बर्ड्स और रेप्टाइल्स अंडे दे देते हैं उसके बाद जो मदर है उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, उनकी हिफाजत करती है, प्रीडेटर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनकी प्रोटेक्शन करती है, और जब उनका एक पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उन अंडों में से बच्चे जो है वो निकल आते हैं, हैचिंग होती है, और जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं वो अंडों से बाहर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है, इसलिए ये जो अमल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है। इसके अलावा जो मैमल्स हैं, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब के सब जो है एनिमल ग्रुप में ही इंक्लूड है, लेकिन रिप्टाइल्स और बर्ड्स अंडे देते हैं और मैमल्स जो है वो बच्चे देते हैं, वो बर्थ देते हैं बेबीज को। स्टूडेंट्स, मैमल्स में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होती है, लेकिन जो है फर्दर डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, जिसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद जाइगोट बनता है, और उसके बाद क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स,
जो बेबी होता है वो जब इनसाइड द बॉडी होता है फीमेल के, तो फीमेल में और बेबी में एक कनेक्शन बनता है, एक नाली के ज़रिए कनेक्शन बनता है जिसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा के ज़रिए जो है वो डिफरेंट मटेरियल का एक्सचेंज होता है मदर और बेबी के दरमियान। इसके अलावा जो एम्ब्रियो होता है उसकी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट मदर के थ्रू जो है वो पूरी होती है। मतलब मदर जो खाती है, पीती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है, तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो फीमेल बॉडी से जो है वो एम्ब्रियो को पूरी की जाती है। तो इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अमल हमने डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज मोर प्रोडक्टिव दैन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे इसके नाम से जाहिर हो रहा है एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो क्या है कि एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो एग सेल्स है वो बॉडी से बाहर जो है वो फर्टिलाइज हो रही है। इसका क्या मतलब है? फीमेल का और मेल का एक ही टाइम में अपने गैमीट्स को रिलीज करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि सेम टाइम पर अपने इर्द गिर्द जो है वो गैमीट्स को रिलीज करना, क्योंकि अगर टाइम डिफरेंस आएगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना मुश्किल है। और यहाँ पे जो एग सेल है वो फीमेल बॉडी के बाहर आके फर्टिलाइज हो रहा है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, हमें इक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी कि जो आबी माहौल होता है जिसमें जो स्पर्म है वो इजीली जो है फ्लो करके एग की तरफ जा सके। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स का बनना, यहाँ पे फीमेल और मेल यानी कि एग और स्पर्म दोनों का ज़्यादा क्वांटिटी में बनना ज़रूरी है। स्टूडेंट, इसकी क्या वजह हो सकती है? डिफरेंट यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रीडेटर्स और एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी है कि जब फीमेल ने एग रिलीज किए हैं और मेल ने स्पर्म रिलीज किए हैं तो उनके जो शिकारी है वो उस वक्त वहाँ मौजूद हो और वो उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए गैमीट्स का लार्ज नंबर में रिलीज़ होना ज़रूरी है कि अगर कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो बाकी जो है वो फर्टिलाइज हो सके। इसके अलावा हमारे पास चंद एग्जांपल्स मौजूद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स शामिल हैं और वर्टिब्रेट्स के दो ग्रुप शामिल हैं, जिसमें हमारे पास फिशेस और एम्फीबियंस इंक्लूड। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इंतहाई आसान था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस भी आपको आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।